नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है गबन श्रृंखला के एक और नए वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भागों को नहीं देखा है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले उन भागों को देखें, उसके बाद इस कहानी को आगे सुनें। पिछले भाग में हमने देखा कि रकम का कोई जुगाड़ ना होने के बाद रमा सबसे पहले रमेश बाबू के पास जाता है। रमेश बाबू उसे एक दिन की मोहलत देते हैं और कहते हैं कि कल 10 बजे तक रुपए लेकर आ जाना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। रमा जब दफ्तर से चला तो उसे ख्याल आया कि एक बार फिर रतन के पास जाऊं, शायद वह रुपए दे दे। रमा को देखकर रतन बहुत खुश हुई और बोली, आइए बाबू साहब, देखिए सेठ जी कैसी अच्छी अच्छी चीज़ें लाए हैं। देखिए यह हार कितना सुंदर है, इसके दाम 1200 रुपये बताते हैं। रमा ने हार को हाथ में लेकर देखा और कहा, हाँ चीज़ तो अच्छी मालूम होती है। रतन बोली, दाम बहुत कहते हैं। जौहरी ने कहा, बाई जी, ऐसा हार अगर कोई 2000 में ला दे तो जो जुर्माना कहिए दूं। 1200 मेरी लागत बैठ गई है। रमा ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा ना कहिए सेठ जी, जुर्माना देना पड़ जाएगा। जौहरी बोला, बाबू साहब, हार तो 100 रुपये में भी आ जाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही, बल्कि चमक दमक में इससे भी बढ़कर, मगर परखना चाहिए। मैंने खुद ही आपसे मोल तोल की बात नहीं की। मोल तोल अनाड़ियों से किया जाता है, आपसे कैसा मोल तोल? हम लोग निरे रोजगारी नहीं है बाबू साहब, आदमी का मिजाज देखते हैं। श्रीमती जी ने क्या अमीराना मिजाज दिखाया है कि वाह। रतन ने हार को लुब्ध नेत्रों से देखकर कहा, कुछ तो कम कीजिए सेठ जी, आपने तो जैसे कसम खा ली। जौहरी बोला, कमी का नाम न लीजिए हुजूर, यह चीज आपकी भेंट है। रतन बोली, अच्छा अब एक बात बतला दीजिए, कम से कम आप इसका क्या लोगे? जौहरी ने कुछ क्षुब्ध होकर कहा, 1200 रुपये और 12 कौड़ियां होंगी हुजूर। आपसे कसम खाकर कहता हूं, इसी शहर में 1500 का बेचूंगा और आपसे कह जाऊंगा किसने लिया है। यह कहते हुए जौहरी ने हार को रखने का केस निकाला। रतन को विश्वास हो गया यह कुछ कम ना करेगा। बालकों की भांति अधीर होकर बोली, आप तो ऐसे समेट लेते हैं जैसे हार को नजर लग जाएगी। जौहरी बोला, क्या करूं हुजूर, जब ऐसे दरबार में चीज की कदर नहीं होती तो दुख होता ही है। रतन ने कमरे में जाकर रमा को बुलाया और बोली, आप समझते हैं यह कुछ और उतरेगा? रमानाथ बोला, मेरी समझ में तो चीज 1000 से ज्यादा की नहीं है। रतन बोली, ऊह, होगा, मेरे पास तो 600 रुपये हैं, आप 400 रुपये का प्रबंध कर दे तो ले लूँ। यह इसी गाड़ी से काशी जा रहा है, उधार ना मानेगा। वकील साहब किसी जलसे में गए हैं, 9-10 बजे के पहले ना लौटेंगे। मैं आपको कल रुपए लौटा दूंगी। रमा ने बड़े संकोच के साथ कहा, विश्वास मानिए, मैं बिल्कुल खाली हाथ हूं। मैं तो आपसे रुपए मांगने आया था, मुझे बड़ी सख्त ज़रूरत है। वह रुपए मुझे दे दीजिए, मैं आपके लिए कोई अच्छा सा हार यहीं से ला दूंगा। मुझे विश्वास है ऐसा हार 700-800 में मिल जाएगा। रतन बोली, चलिए, मैं आपकी बातों में नहीं आती। 6 महीने में एक कंगन तो बनवा ना सके, अब हार क्या लाएंगे? मैं यहाँ कई दुकानें देख चुकी हूँ, ऐसी चीज़ शायद ही कहीं निकले, और निकले भी तो इसके ड्योढ़े दाम देने पड़ेंगे।
रमानाथ बोला, तो इसे कल क्यों ना बुलाइए? इसे सौदा बेचने की गरज होगी तो आप ठहरेगा। रतन बोली, अच्छा, कहिए, देखिए क्या कहता है। दोनों कमरे के बाहर निकले। रमा ने जौहरी से कहा, तुम कल 8 बजे क्यों नहीं आते? जौहरी बोला, नहीं हुजूर, कल काशी में 2-4 बड़े रईसों से मिलना है। आज के ना जाने से बड़ी हानि हो जाएगी। रतन बोली, मेरे पास इस वक्त 600 रुपये हैं। आप हार दे जाइए, बाकी के रुपए काशी से लौट कर ले जाइएगा। जौहरी बोला, रुपए का तो कोई हर्ज ना था, महीने 2 महीने में ले लेता। लेकिन हम परदेसी लोगों का क्या ठिकाना, आज यहाँ है, कल वहाँ है, कौन जाने यहाँ फिर कब आना हो। आप इस वक्त 1,000 दे दे, 200 फिर दे दीजिएगा। रमानाथ बोला, तो सौदा ना होगा। जौहरी बोला, इसका अख्तियार आपको है, मगर इतना कह देता हूँ कि ऐसा माल फिर ना पाइएगा। रमानाथ बोला, रुपये होंगे तो माल बहुत मिल जाएगा। जौहरी ने कहा, कभी कभी दाम रहने पर भी अच्छा माल नहीं मिलता। यह कहकर जौहरी ने फिर हार को केस में रखा और इस तरह संदूक समेटने लगा मानो वह एक क्षण भी ना रुकेगा। रतन का रोआ रोआ काम बना हुआ था, मानो कोई कैदी अपनी किस्मत का फैसला सुनने को खड़ा हो। उसके हृदय की सारी ममता, ममता का सारा अनुराग, अनुराग की सारी अधीरता, उत्कंठा और चेष्टा उसी हार पर केंद्रित हो रही थी। मानो उसके प्राण उसी हार के दामों में जा छिपे थे। मानो उसके जन्म जन्मांतरों की संचित अभिलाषा उसी हार पर मंडरा रही थी। जौहरी को संदूक बंद करते देखकर वह जलविहीन मछली की भांति तड़पने लगी। कभी वह संदूक खोलती, कभी वह दराज खोलती, पर रुपए कहीं ना मिले। सहसा मोटर की आवाज आई। रतन ने फाटक की ओर देखा। वकील साहब चले आ रहे थे। वकील साहब ने मोटर बरामदे के सामने रोक दी और चबूतरी की तरफ चले। रतन ने चबूतरे के नीचे उतरकर कहा, आप तो 9 बजे आने को कह गए थे। वकील बोला, वहां कोरम ही पूरा ना हुआ, बैठकर क्या करता। कोई दिल से काम करना नहीं चाहता, सब मुफ्त के नाम कमाना चाहते हैं। यह क्या कोई जौहरी है? जौहरी ने उठकर सलाम किया। वकील साहब रतन से बोले, क्यों, तुमने कोई चीज पसंद की? रतन बोली, हाँ, एक हार पसंद किया है, 1,200 रुपये मांगते हैं। वकील साहब बोले, बस, और कोई चीज पसंद करो, तुम्हारे पास सिर की कोई अच्छी चीज नहीं है। रतन बोली, इस वक्त मैं यही हार लूंगी, आजकल सिर की चीजें कौन पहनता है। वकील साहब बोले, लेकर रख लो, पास रहेगी तो कभी पहन भी लोगी, नहीं तो कभी दूसरे को पहने देख लिया तो कहोगी मेरे पास होता, मैं भी पहनती। वकील साहब को रतन से पति सा प्रेम नहीं था, पिता का सा स्नेह था। जैसे कोई स्नेही पिता मेले में लड़कों से पूछ पूछ कर खिलौने लेता है, वह भी रतन से पूछ पूछ कर खिलौने लेते थे। उसके कहने भर की देर थी। उनके पास उसे प्रसन्न करने के लिए धन के सिवा और चीज ही क्या थी। उन्हें अपने जीवन में एक आधार की जरूरत थी, सदेह आधार की, जिसके सहारे वह इस जीर्ण दशा में भी जीवन संग्राम में खड़े रह सके। जैसे किसी उपासक को प्रतिमा की जरूरत होती है, बिना प्रतिमा के वह किस पर फूल चढ़ाए।
किसे गंगा जल से नहलाए, किसे स्वादिष्ट चीज़ों का भोग लगाए। इसी भांति वकील को भी पत्नी की जरूरत थी। रतन उनके लिए सदैव कल्पना मात्र थी, जिससे उनकी आत्मिक पिपासा शांत होती थी। कदाचित रतन के बिना उनका जीवन उतना ही सूना होता जितना आंखों के बिना मुख। रतन ने केस में से हार निकालकर वकील साहब को दिखाया और बोली, इसके 1200 रुपये मांगते हैं। वकील साहब की निगाह में रुपए का मूल्य उसकी आनंददायिनी शक्ति थी। अगर हार रतन को पसंद है तो उन्हें इसकी परवाह ना थी कि इसके क्या दाम देने पड़ेंगे। उन्होंने चेक निकालकर जौहरी की तरफ देखा और पूछा, सच सच बोलो, कितना लिखूं? अगर फर्क पड़ा तो तुम जानोगे। जौहरी ने हार को उलट पुलट कर देखा और हिचकते हुए बोला, 1150 कर दीजिए। वकील साहब ने चेक लिखकर उसको दिया और वह सलाम करके चलता हुआ। रतन का मुख इस समय वसंत की प्राकृतिक शोभा की भांति विहंसित था। ऐसा गर्व, ऐसा उल्लास उसके मुख पर कभी ना दिखाई देता था, मानो उसे संसार की संपत्ति मिल गई है। हार को गले में लटकाए वह अंदर चली। वकील साहब के आचार विचार में नई और पुरानी प्रथाओं का विचित्र मेल था। भोजन वह अभी तक किसी ब्राह्मण के हाथ का भी न खाते थे। आज रतन उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाने गई। अपनी कृतज्ञता को वह कैसे जाहिर करे? रमा कुछ देर तक तो बैठा, वकील साहब का यूरोप गान सुनता रहा। अंत को निराश होकर चल दिया। अगर इस समय किसी को संसार में सबसे दुखी, जीवन से निराश, चिंताग्नि में जलते हुए प्राणी की मूर्ति देखनी हो तो उस युवक को देखे जो साइकिल पर बैठा हुआ अल्फ्रेड पार्क के सामने चला जा रहा है। इस वक्त अगर कोई काला सांप नजर आए तो वह दोनों हाथ फैलाकर उसका स्वागत करेगा और उसके विष को सुधा की तरह पिएगा। उसकी रक्षा सुधा से नहीं, अब विष ही से हो सकती है। मौत ही अब उसकी चिंताओं का अंत कर सकती है। लेकिन क्या मौत उसे बदनामी से भी बचा सकती है? सवेरा होते ही यह बात घर घर फैल जाएगी, सरकारी रुपया खा गया, और जब पकड़ा गया तब आत्महत्या कर ली। कुल में कलंक लगाकर मरने के बाद भी अपनी हंसी करा के चिंताओं से मुक्त हुआ तो क्या? लेकिन दूसरा उपाय ही क्या है? अगर वह इस समय जाकर पत्नी से सारी स्थिति कह सुनाए तो वह उसके साथ अवश्य सहानुभूति दिखाएगी। जालपा को चाहे कितना ही दुख हो, पर अपने गहने निकाल कर देने में एक क्षण का विलंब न करेगी। गहनों को गिरवी रखकर वह सरकारी रुपए अदा कर सकता है। उसे अपना पर्दा खोलना पड़ेगा, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। मन में यह निश्चय करके रमा घर की ओर चला, पर उसकी चाल में वह तेजी न थी जो मानसिक स्फूर्ति का लक्षण है। आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे इसके आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।